कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे हम। फर्स्ट 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड वन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो हमारी पेंडिंग है उसको हम करने जा रहे हैं। उसके बाद फोर्थ वन ऑस्मोटिक प्रेशर। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसके बाद आपकी ये वाली यूनिट खत्म हो जाएगी। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक बचेंगे वो मैं टाइम टू टाइम करवाता रहूंगा। इसके बाद आपकी नई यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपी हम कल स्टार्ट कर लेंगे 9:40 पे 9:40 पे आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर एंड गुड मॉर्निंग बीएससी फाइनल ईयर। बच्चों चिंता मत करना, आपका ये सेशन बहुत लंबा चलेगा। आपका सेशन ये मान लो कि जुलाई तक कोई आसार नहीं है इस एग्जाम होने के। ये सेशन जुलाई तक जाएगा आपका बीएससी फाइनल वालों। आपका सेशन जो है ये जुलाई तक चलेगा। जुलाई के बाद कोई एग्जाम डेट आएगी तो जुलाई तक आप फ्री माइंड होकर के अपना पढ़ो, अपने आगे की तैयारी करो। मैं तो कहता हूं कि आप सारे बच्चे बीएससी फाइनल वाले बच्चे अभी से ही मौका है आपके पास। आपको मौका दिया कोरोना ने, मैं आपको गाइड कर रहा हूं। कोरोना ने आपको मौका दिया है तैयारी करने का। मैं बात कर रहा हूं बीएससी फाइनल ईयर बच्चों की, बीएससी बीएड की बात नहीं कर रहा। बीएससी बीएड अपनी क्लासें लगाएं, अटेंड करें, सोल्यूशन चैप्टर कंप्लीट करें, बीएससी बीएड अपनी तैयारी करें कोई ना कोई। लेकिन बीएससी फाइनल ईयर वाले बच्चों आपके पास मौका है कल को एमएससी करने के लिए। एमएससी करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो तो अभी आपके पास मौका है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, उसकी प्लानिंग कर सकते हो, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। आपके पास फुल ऑफ टाइम है और साथ साथ थोड़ी बहुत क्लासें भी लगाते रहो और अपना सिलेबस भी कवर करते रहो, साथ साथ प्रॉपरली नोट्स बनाते रहो। जो मैं करवा रहा हूं सारे नोट्स बनाओ। अब मैं तुम्हारी क्लासें कंटिन्यू लेने वाला हूं, कोई समस्या नहीं आएगी। और एक नई यूनिट भी स्टार्ट करने वाला हूं, उसका यूनिट का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। और साथ ही साथ में एक यूनिट है हमारी एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसका नाम है यूनिट नंबर सेकंड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। थोड़ी सी ये ना फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ी सी ये एमओटी डिफरेंट वे में पढ़ाई जाती है, डिफरेंट वे में पढ़ जाती है क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स पे डिपेंड है। तो एमओटी है ना यूनिट बहुत छोटी है लेकिन ये हमें ये 11 मार्क्स पूरे दे देगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि एमओटी और स्पेक्ट्रोस्कोपी को साथ साथ करवाऊं। और एमओटी और स्पेक्ट्रोस्कोपी अपने दोनों यूनिटें 3-3 दिन शुरू करने जा रहे हैं। आपकी क्लास से मैं 6 डेज रखूंगा या 5 डेज रखूंगा, वो डिपेंड करता है ऑन द कंडीशंस। लेकिन मैं ये दोनों यूनिटें तुम्हारी शुरू करने जा रहा हूं नेक्स्ट वीक तक। और कल आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी का लेक्चर नंबर 1 मिल जाएगा 9:40 पे। तो चिंता मत करना, अक्टूबर के अंदर मैं 3 यूनिटें आपकी कंप्लीट करवा दूंगा। 15 दिन लगातार क्लास चलेंगी आपकी और ये सिर्फ 15 लेक्चर का काम है। स्पेक्ट्रोस्कोपी और एमओटी सिर्फ 15 लेक्चर का काम है क्योंकि ये वाली यूनिटें इतनी बड़ी नहीं है। हाँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, उसमें थोड़े लेक्चर ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन एमओटी वाली इतनी यूनिट बड़ी नहीं है। तो कोशिश अपनी ये रहेगी कि अक्टूबर या नवंबर के स्टार्टिंग तक आपकी 3 यूनिटें खत्म करवा दूं मैं। और 3 यूनिटें आपको लर्न करनी है। आने वाले टाइम में पैटर्न हो सकता है जो पैटर्न बीएससी फाइनल वालों का था वही पैटर्न आपका रहे, यानी 2 घंटे का पेपर और उसमें सेक्शन सी में 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। पहले क्या हुआ था कि जब बीएससी फाइनल वालों ने जो पेपर दिया ना, उनके सेक्शन ए में तो सेक्शन ए के अंदर तो उन्होंने सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी थे 10 के 10। सेक्शन बी के अंदर कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं विद इंटरनल चॉइस। एंड सेक्शन सी के अंदर उनको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था और टोटल पीरियड ऑफ टाइम कितना था 2 आवर्स, यानी 2 घंटे थे उनके पास। ओके, तो हो सकता है मे बी एज कोरोना पीरियड के कारण आपका भी ये टाइम ऑफ पीरियड रहे, लेकिन जुलाई तक आपका सेशन चलने वाला है। बच्चों चिंता नहीं करनी किसी बात को लेकर के। तो शुरू करने जा रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु में अवनमन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं। थर्ड वन हमारा जो टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट शुरू करने जा रहे हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से पहले हमें फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक बिंदु का मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस एट विच वेपर प्रेशर Freezing point is that temperature of any substance at which vapor pressure of its liquid state is equal to the vapor pressure of solid state। बच्चे कहते हैं कि सर सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर कब से होने लग गया? सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर कब से होने लग गया? अगर मैं हिंदी बात करूं, हिमांक बिंदु तापमान का वह बिंदु जिस पर किसी पदार्थ का उसकी द्रव अवस्था में वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के जब बराबर हो जाता है या बराबर आ जाता है
तो उसे उस तापमान के बिंदु को, उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस एट विच वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट। बच्चे कहते हैं कि सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर होता है क्या? बिल्कुल बच्चों, होता है। कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है उसका भी वेपर प्रेशर होता है, लेकिन बहुत कम होता है। इसका भी वेपर प्रेशर होता है, लेकिन बहुत लेस, काफी लेस होता है सॉलिड स्टेट का। जब सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट के वेपर प्रेशर की इक्वल आ जाएगा, इसी सब्सटेंस का लिक्विड का वेपर प्रेशर जो बनेगा वो इक्वल आ जाएगा इसके। जब ये दोनों वेपर प्रेशर इक्वल आ जाएंगे, तब जाकर के जो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर हम नोट करेंगे, तापमान का बिंदु जब नोट करेंगे हम उसके अंदर, थर्मामीटर के अंदर, तो उसको बोला जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम? फ्रीजिंग पॉइंट। अब बात आती है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है। उससे पहले ना एक ग्राफ को समझते हैं, अपने ग्राफ बनाते हैं। उससे पहले ग्राफ को अपने ड्रॉ करते हैं और ग्राफ से सारी कहानी को समझते हैं, है ना। मैं क्या कर रहा हूं कि मैं ग्राफ बना रहा हूं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। सबसे पहले अपने क्या लेते हैं? मैं एक लिक्विड लेता हूं, प्योर फॉर्म में लिक्विड है, ये प्योर फॉर्म का लिक्विड ले रहा हूं मैं, प्योर फॉर्म की लिक्विड ले रहा हूं, यानी प्योर सॉल्वेंट ले रहा हूं। मैं सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर देख रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि धीरे धीरे, आपको एक बात पता है कि एक सॉलिड का वेपर प्रेशर, जब भी सॉलिड है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, ये तो मैंने ले लिया प्योर सॉल्वेंट, और ये मैंने ले लिया इसी की सॉलिड फॉर्म ले ली मैंने, प्योर फॉर्म में सॉलिड फॉर्म, ठीक है। ये मैंने ले ली इसकी सॉलिड फॉर्म, और सॉलिड फॉर्म और प्योर सॉल्वेंट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैं धीरे धीरे टेम्परेचर को डाउन कर रहा हूं। बच्चे टेम्परेचर को डाउन क्यों कर रहे हो? टेम्परेचर को जब तक डाउन नहीं करोगे तब तक लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा, आपको पता है ये बात, है ना। लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा, और हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को डाउन करूंगा, तो नो डाउट सॉलिड का एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, यानी सॉलिड का एज कंपेयर टू लिक्विड, तो वेपर प्रेशर आगे बहुत कम होता है। जब मैंने इसका टेम्परेचर ही डाउन कर दिया, तो इसका वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली बहुत कम हो गया, और इसका भी वेपर प्रेशर जो है वो तो कम होना ही होना है। जब टेम्परेचर को डाउन करते हो तो मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी कम होती है, मॉलिक्यूल्स इजीली वेपर नहीं बनाते। कोई भी पदार्थ हो ना, उसकी कोई ना कोई वेपर होती है, तो कोई ना कोई वेपर होने के कारण उसका वेपर प्रेशर होता ही होता है। जैसे ये सॉलिड है, तो इसका कोई ना कोई वेपर होगी, चाहे बहुत माइन्यूट लेवल पे, बहुत नेग्लिजिबल हो, बहुत ही नगण्य हो, तो कोई ना कोई इसकी वेपर होगी, है ना। तो वो टेम्परेचर को मैं और डाउन कर रहा हूं, तो नो डाउट ये इसकी वेपर और कम बनेगी। तो मैं बात करूं सॉलिड की बात करूं, तो यहां पर मैं सॉलिड का ग्राफ बनाऊं, तो सॉलिड का टेम्परेचर डाउन करने पर ये देखो ग्राफ जो है वो डाउनफॉल आ रहा है। एक मिनट से बनाते हैं इसको। जो सॉलिड का जो टेम्परेचर का ग्राफ है, ये लाइन आएगी। ये लाइन किसके लिए है हमारी? ये लाइन है हमारी सॉलिड के लिए। किसके लिए लाइन है ये? सॉलिड के लिए। मतलब सॉलिड का टेम्परेचर डाउन करने पर उसका वेपर प्रेशर जो है डाउन आता है। ये एक लाइन आ गई सॉलिड के लिए, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक लिक्विड ले रहा हूं। यहां पर क्या ले रहा हूं मैं बच्चों? एक लिक्विड ले रहा हूं। ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं अपने। मैं यहां पर लेता हूं लिक्विड फर्स्ट। क्या ले रहा हूं? इस पॉइंट पे लिक्विड ले रहा हूं मैं। क्या ले रहा हूं बच्चों? मैं इस पॉइंट पे लिक्विड लेता हूं एक। देखो ये रहा, है ना। लिक्विड नंबर दे दो फर्स्ट इसको। ये एक प्योर सॉल्वेंट है और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर डाउन करूंगा, डाउन करता जा रहा हूं, ये देखो, है ना। देखो इस पॉइंट पे ये लाइन कटेगी, इस पॉइंट पे ये लाइन कट होगी। बच्चों इसका मतलब क्या है? जल्दी बताओ फटाफट। सॉलिड की लाइन को इसने क्रॉस कर लिया, सॉलिड की लाइन को यहां पर इसने कट कर दिया। इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को हम नोट करेंगे। इस पॉइंट पे हमारा क्या टेम्परेचर है, इसको मिला देंगे, और हमें यहां पर पता लग जाएगा कि इस पॉइंट पे क्या टेम्परेचर है। और उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे बच्चों? अपने उस टेम्परेचर को बोलेंगे TF नोट। क्या बोलेंगे? TF नोट। द प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर की इक्वल आ गया। ये देखो लाइन कट करना, मतलब लिक्विड के वेपर प्रेशर का सॉलिड के वेपर प्रेशर की लाइन को कट करना, लाइन को क्रॉस करना। इट मींस ये दर्शाता है, इट मींस ये रिप्रेजेंट करता है कि लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल आ गया, है ना।
समझे, टेम्परेचर को तो डाउन करना ही करना है, जब तक टेम्परेचर को डाउन नहीं करूँ तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा नहीं होगा, और लिक्विड का वेपर प्रेशर तो डाउन होगा ही होगा और सॉलिड का भी होगा। तो ये मैंने बनाया, ये लाइन बनाई मैंने सॉलिड के लिए, ये बनाई मैंने लिक्विड के लिए। तो ये हमें पॉइंट मिल गया है, ये पॉइंट ऑफ टेम्परेचर विच इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज सेम। तो क्या आगे इक्वल, आगे लाइन को कट कर, जहां ये लाइन को कट करते हैं वही हमारा क्या होता है, वेपर, वही हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है। लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज की वेपर प्रेशर की लाइन को कट करेगा तो हमारे लिए फ्रीजिंग पॉइंट वहां निकल आएगा। ये बात हुई प्योर सॉल्वेंट की। अब मैंने क्या किया, इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर कुछ ना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिए। क्या मिला दिए, अवाष्पशील, क्या मिला दिया, विलय मिला दिया। आपको ये बात पता है कि अवाष्पशील विलय के अणुओं के कारण, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के कारण जब उसको मिक्सअप करते हैं ये बन गया सॉल्यूशन। अब ये प्योर नहीं रहा, ये प्योर नहीं रहा, सॉल्यूशन बन गया। और आपको पता है कि ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड नॉन वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस के कारण इसकी वेपर बनाने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है। ये बात आपको मैं बहुत लेक्चर्स में समझा चुका हूं। इसका मतलब आपको ये बात समझ में आती है कि यहां पर वेपर प्रेशर डाउनफॉल आएगा और ऊपर से हम टेम्परेचर को और डाउन कर रहे हैं। तो मैं क्या, सेकंड जो लिक्विड है उसका, सेकंड लिक्विड मतलब ये सॉल्यूशन का, ये किसका है, सॉल्यूशन का, ये किसका है, सॉल्वेंट का, ये है सॉल्वेंट का, ये किसका है, सॉल्यूशन का। मैं सेकंड पॉइंट यहां ड्रॉ कर सकता हूं ना बच्चों, बिल्कुल जल्दी बताओ, फटाफट कर सकता हूं ना बच्चों। अब जैसे जैसे मैं ये वेपर प्रेशर को डाउन करूंगा, मुझे ये पता है कि इस पॉइंट पे मुझे मिल रहा है वेपर प्रेशर, इस पॉइंट पे मिल रहा है, क्या मिल रहा है मुझे इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर मिल रहा है, इस पॉइंट पे। अब क्योंकि वेपर प्रेशर जो है वो डाउन आ गया, कैसे डाउन आया आपको पता है, मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल मिला दिए। ऑन द सरफेस वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स जो है वो कम प्रेजेंट है तो वेपर कम बनेगी। ऊपर से मैं टेम्परेचर को डाउन करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, तो मुझे जो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर विच इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल, वो यहां मिलेगा। ये ना यहां बिंदु मिलेगा, हिमांक बिंदु, जहां पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। मतलब लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज की वेपर प्रेशर की लाइन को यहां कट कर रहा है। ये इस सॉल्यूशन के लिए हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकल आया। और मैं फ्रीजिंग पॉइंट के लिए अगर मैं ड्रॉ करूं, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप सही करना इसको। ये हमारा ग्राफ मिलता है और इसको मैं TF से डिनोट करूंगा। इट इज डिनोटेड बाय TF, समझे। तो TF क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और ये हमारा प्योर फॉर्म के लिए है, ये हमारा प्योर फॉर्म के लिए, और ये हमारा सॉल्यूशन की फॉर्म के लिए है। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, ये हमारा सॉल्यूशन के लिए है। तो बच्चों आपको क्या बात समझ में आ रही है, डायग्राम देख करके, सारी कहानी डायग्राम पे बेस्ड है। आपको डायग्राम देख करके क्या समझ में आ रहा है कि ग्राफ हमारा जो है वो डाउनफॉल में आ रहा है ना। हमारा क्या हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो रहा है। इस चेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, इस चेंज को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा TF से। किससे करेंगे, डेल्टा TF, मतलब चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, चेंज इन हिमांक बिंदु में परिवर्तन। मुझे आप बताओ बच्चों, यहां पर कमी आई है क्या, वृद्धि हुई है? कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट बोलो बच्चों कि यहां पर डिप्रेशन हुआ है या इंक्रीमेंट लगा है फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर, ड्यू टू उसके अंदर अपने क्या मिला दिया, सॉल्यूट के पार्टिकल मिला दिए। जल्दी बताओ फटाफट, शाबाश, जल्दी बताओ फटाफट, बिल्कुल शाबाश। यहां पर ये डिक्रीमेंट लगा है बच्चों, कमी आई है। पहले TF नोट, हिमांक बिंदु की वैल्यू, फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू प्योर की मैक्सिमम होती है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन फॉर्म की। तो ये ग्राफ समझ में आया बच्चों। चलूं आगे मैं, अब मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि डेल्टा TF को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा TF को क्या बोलते हैं हम, डेल्टा TF चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे निकालेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो चेंज की वैल्यू निकल आएगी कि प्योर फॉर्म में इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या था और सॉल्यूशन की फॉर्म में इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या था। अगर इन दोनों को माइनस कर दें तो हम चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है।
क्वेश्चन आता है कि ये डिक्रीमेंट, ये डिप्रेशन, ये हिमांक बिंदु में अवनमन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है बच्चों? जल्दी बताओ फटाफट, रिस्पॉन्सिबल कौन है? विच इज रिस्पॉन्सिबल? बच्चों जो सोल्यूट के पार्टिकल मिलाए थे ना, सोल्यूट के पार्टिकल जो कि नॉन वोलेटाइल थे, उसकी कंसंट्रेशन रिस्पॉन्सिबल, उसकी सांद्रता रिस्पॉन्सिबल है। अवाष्पशील विलय के कणों की सांद्रता उसके लिए उत्तरदायी है। अगर मैं बात करूं डेल्टा टीएफ जो आया है, इसको बोलते हैं हिमांक बिंदु में अवनमन, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हिमांक बिंदु में अवनमन। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट के पार्टिकल की कंसंट्रेशन के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और है ना, अगर हम बात करें और बात करें तो इसको हम इलेबोरेट करें कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हमको कंसंट्रेशन किस फॉर्म में लेनी है। यहां पर हम कंसंट्रेशन लेंगे मोलैलिटी की फॉर्म में, क्योंकि मोलैलिटी जो होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। तो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, क्योंकि ये इट्स ए टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला सिंबल हटाऊं, समानुपाती वाला सिंबल हटाऊं, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। के एफ एम, के एफ क्या है यहां पर? के एफ एक प्रकार का कांस्टेंट है, इसको भी बॉक्स में कर दो बंद। तो के एफ का मतलब क्या है? के एफ इज मोलल, के एफ का मतलब क्या है? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। बच्चे क्लास में बने रहो, सारों को इन्फॉर्म करो, क्लास लगाएं और सारों को वीडियो शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को कि सारे क्लास में आ जाओ, सर बुला रहे हैं फटाफट। अब वीडियो कंटिन्यू चलेगी। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट, ये क्या बच्चों? मोलल कांस्टेंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट, केएफ की वैल्यू है ये, है ना। तो इसको हिंदी बोले तो मोलल हिमांक नियतांक, यानी विलायक के लिए मोलल, नोट कर लो बच्चों, विलायक के लिए मोलल हिमांक नियतांक। चलूं आगे, चलूं। अब मैं मोलैलिटी को आपको बताया कि मोलैलिटी जो होती है वो नंबर ऑफ मोल्स पर केजी सॉल्वेंट, किसकी होती है? पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये होती है मोलैलिटी। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स पता है हमें, वेट ऑफ सोल्यूट एंड अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, या इसको एम नोट लिख दो या एम लिख दो, बात एक ही है। अगर मैं एन को यहां पुटअप करूं तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या आता है? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, है ना, एंड वेट ऑफ पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला आता है। इस मोलैलिटी के फॉर्मूले को इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे और हमारा क्या फॉर्मूला निकल के आ जाएगा फाइनलाइज। हम फॉर्मूले में पुटअप करने जा रहे हैं बच्चों, क्या आ जाएगा? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ पर केजी सॉल्वेंट। ये हमारा फाइनलाइज फॉर्मूला निकल के आ गया किसका? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट करने का। अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करूं तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डब्ल्यू वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट वेट ऑफ केजी पर सॉल्वेंट। इसको मैंने केजी में ना लिख करके अब मैं ग्राम में लिखूंगा, क्योंकि मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया है, तो मैंने 1000 से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई किया है ना। तो ये हमारा फाइनलाइज फॉर्मूला निकल के आ गया बच्चों। यहां तो किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई। होता क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आते होंगे कई बार, इनके बच्चों कई मेथड भी होते हैं, उसके मैं नोट्स भी दूंगा आपको, वो आपको याद करने होते हैं, उसको क्रैम करना होता है, वो भी दूंगा। इसके नोट्स होते हैं कि इसकी विधि बताओ, हिमांक बिंदु निकालने का मेथड बताओ, वो भी है, वो समझा भी दूंगा, उसको नोट्स भी दे दूंगा। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, चैप्टर कभी खत्म नहीं होता ये वाला चैप्टर, चिंता मत करना। लेकिन तुम्हें जो मैंने इस बार क्या किया था, मैं आपको, शायद मैं खुद हैरान हूं कि बीएससी फाइनल वालों को मुझसे शाम को बच्चे आए और मुझसे पूछा कि सर हमें इंपॉर्टेंट बता दो, खासकर मेडिकल वाले बच्चे आए क्योंकि उनकी थोड़ी सी फिजिकल केमिस्ट्री वीक होती है, तो वो आए, वो कहते सर हमें इंपॉर्टेंट बताओ। मैंने जो क्वेश्चन बताए, मैंने इवन आपके ग्रुप में पेपर शेयर भी किया था, डिट्टो क्वेश्चन सारे के सारे वही आगे,
बड़े से लेकर के छोटे क्वेश्चन। अगर आपको यकीन ना हो तो बीएससी फाइनल वाले बच्चों से पूछ लेना जिन्होंने पेपर को देखा है, जो मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हुए थे। तो बच्चों चिंता मत करना, आपको लास्ट टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा। अभी क्या हुआ हाल ही में, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं एनवायरमेंट साइंस भी पढ़ा रहा हूं। क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि बच्चे बहुत रहे हुए हैं बीएससी फाइनल में। अब उनका पेपर ड्यू था और 10 अक्टूबर को पेपर हुआ उनका। उसको जितने मैंने पढ़ाया, जितने भी मैंने वीडियो लेक्चर दिए, मेरे यूट्यूब पे पढ़े, आप चेक कर लो विद प्रूफ। सारे क्वेश्चन डिटो एनवायरमेंट साइंस में पढ़े और सारे बच्चे 70 अबव क्वेश्चन क्लियर करके आए हैं और सारों का बच्चों का पेपर क्वालिफाई है। ये पेपर ज्यादातर नॉन मेडिकल वाले बच्चों का रहा करता है। मेडिकल वाले बच्चे सारे पेपर क्लियर कर लेते हैं, लेकिन नॉन मेडिकल वालों का बच्चों का रहा करता है ना। तो सारे पेपर, तो लगभग 30 बच्चे थे बीएससी फाइनल में, सारे बच्चे क्लियर, काफी बच्चे थे इसमें, तो वो सारे बच्चे पेपर क्लियर कर गए वाला, कोई चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, सारों का बच्चों का पेपर ये क्लियर है। कई बच्चे ऐसे थे जिनका पेपर पेंडिंग था। ओके, चले आगे। ओके, अब बात आती है कि हम बात करने जा रहे थे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम केएफ और केबी की बात करें, इनका कंपैरिजन करें, तो हम दोनों की प्रॉपर्टी को कंपैरिजन करें। बच्चों, वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कंप्लीट हो गया। चले आगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, अगर इसको फॉर्मूला लिखें तो टीबी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू एम के बी। एम क्या है? मोलैलिटी, एंड के बी क्या है? इसका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अगर हम कंपैरिजन करें तो डेल्टा टीबी को लिखें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लिखें। अगर हम लिखें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को लिखें, दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों को थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहे हैं। हम केएफ और केबी की वैल्यू को निकालेंगे, उनकी यूनिट को कैलकुलेट करेंगे, हम वो करने जा रहे हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ओके, तो डेल्टा टीएफ टीएफ नोट। बच्चों यहां बात नोट की, यहां पर हम टीबी माइनस टीबी नोट करते हैं, यहां पर टीएफ नोट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं मैं सारा समझा चुका हूं, क्योंकि टीएफ नोट की वैल्यू ज्यादा है। टीएफ नोट माइनस टीएफ, ये मैं समझा चुका हूं, इजिकल टू एम के एफ। और यहां पर के एफ क्या है? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब हमें क्या करना है? यूनिट कैलकुलेट करनी है। द यूनिट ऑफ, हम क्या कर रहे हैं? द यूनिट, हम क्या कर रहे हैं? यूनिट ऑफ के एफ एंड के बी, यूनिट ऑफ के एफ एंड के बी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आपको ये बात पता है कि जो के एफ और के बी की बात करें तो दोनों के लिए टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। दोनों क्या है? दोनों की टर्म्स क्या निकालें? अगर हम के एफ एंड के बी की वैल्यू निकालें तो आपको पता है कि डेल्टा टी अपोन में क्या आ जाएगा? अपोन में एम आ जाएगा। अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां ले जाऊं, मैं के बी की वैल्यू निकालूं, तो ये एम है, ये इसके अपोन में चला जाएगा। ये जो एम है इसके अपोन में चला जाएगा, चाहे मैं लिख दूं डेल्टा टीबी, चाहे मैं लिख दूं डेल्टा टीएफ। बात तो एक ही ना बच्चों, है तो वो टेम्परेचर ही ना, है तो वो चेंज इन टेम्परेचर ही ना। बच्चों बोलो कमेंट चैट सेक्शन के अंदर, है तो टेम्परेचर ही ना। यहां मैं लिखूं एफ लिखूं, चाहे मैं लिखूं बी लिखूं, चाहे मैं लिखूं एफ लिखूं, बात तो एक ही ना बच्चों के अंदर, तो नहीं है तो चेंज इन टेम्परेचर ही है ना। तो यूनिट तो सेम आएगी ना दोनों की बात करें तो मैं यहां पर एफ या बी लिखता, मैं सिंपल डेल्टा बी अपॉन एम। अगर मैं के एफ और एंड के बी की वैल्यू को कैलकुलेट करूं, इसकी यूनिट निकालूं, इसका मात्रा निकालूं, तो क्या आएगा? डेल्टा टी अपॉन एम। तो ये फॉर्मूला आ गया। ये मैंने m को इसके अपोन में ले आया और m को इसके अपोन में ले आया, और TB और TF को मैंने ये बोले कि ये है तो डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, तो इसकी जो यूनिट है वो क्या आएगी? डिग्री सेल्सियस अपॉन मोलल। मोलल की क्या आती होती है? इसकी क्या आती होती है? मोलैलिटी क्या आती है? मोलल। अगर मैं इसको लिखूं केल्विन की फॉर्म में, तो केल्विन की फॉर्म में क्या आएगा? केल्विन में फॉर्म में टेम्परेचर, यानी कि उसको, और मोलल का क्या बोलेंगे? मोल्स पर केजी ऊपर आ जाएगा। ये तो हमारी किसमें आ गई? उसमें केल्विन की फॉर्म में। ये हमारी आ गई डिग्री सेल्सियस की फॉर्म में। ये हमारी दो यूनिट आ गई, इसकी यूनिट ऑफ के एफ एंड यूनिट ऑफ के बी। ये बच्चों नोट कर लो। बच्चों कंपैरिजन करते हैं, एक कंपैरिजन करते हैं द प्योर सॉल्वेंट के लिए। बच्चों एक थर्ड पॉइंट करने जा रहे हैं, 2 पॉइंट कर लिए हमने। प्योर सॉल्वेंट के लिए के एफ और के एफ की वैल्यू होती है, प्योर सॉल्वेंट के लिए के एफ की वैल्यू, प्योर सॉल्वेंट मतलब H2O के लिए बात करें तो H2O के लिए के एफ की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.08 डिग्री सेल्सियस। ये कांस्टेंट है अपॉन मोलर, सेंटीग्रेड पर मोलर। और केबी की वैल्यू क्या होती है? केबी की वैल्यू जो होती है
के बी की वैल्यू होती है 0.5252 डिग्री सेल्सियस पर मोलर। मात्रक तो दोनों का सेम आया ना बच्चों, क्योंकि टेम्परेचर की टर्म्स है ना, और वो मोलैलिटी भी इंटरकनेक्टेड है, तो ये होता है। और हमेशा ना के एफ की वैल्यू जो होती है वो के बी से ज्यादा होती है। के एफ की वैल्यू, द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट से वैल्यू से ज्यादा होती है। अब ऐसा कैसे हुआ, बच्चे कह रहे हैं ऐसा कैसे हुआ? आपको ना नए फॉर्मूले बताता हूं, आपको घबराना नहीं है, सिंपल वो फॉर्मूले देखने हैं। ये सारे के दोनों फॉर्मूले थर्मोडायनेमिकली फॉर्मूले हैं, ये हम थर्मोडायनेमिक्स में हम इसके फॉर्मूले को कैलकुलेट करते होते हैं। के बी इज इक्वल टू आर टी स्क्वेयर बी, आर टी बी स्क्वेयर मतलब होता है आर टी बी स्क्वेयर एंड अपॉन में 1000 LV, ये एक फॉर्मूला है ना। आर यहां पर क्या है बच्चों, एक थर्मोडायनेमिकली फॉर्मूला है, गैस कांस्टेंट। आर का मतलब क्या है यहां पर, गैस नियतांक। और टीबी का मतलब क्या है बच्चों, टीबी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यहां बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और एलवी का मतलब क्या है बच्चों, एलवी, यहां पर एलवी आएगा बच्चों। एलवी का मतलब क्या है, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट, आपको पता है कि जब कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उसकी ना कोई वो लेटेंट हीट को लेता है जो हमें दिखाई नहीं देती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये फॉर्मूला होता है थर्मोडायनेमिकली, जहां पर हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं के एफ और के बी के बीच में कि वाई के एफ वैल्यू इज ग्रेटर देन के बी, है ना। हम बात करें तो अगर मैं यहां पर एल वी की वैल्यू निकालूं तो एल वी की वैल्यू क्या निकल के आती है, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर हम एल वी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये एक तरीका होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन निकालने का। क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन निकालने का। ये सिंपल फॉर्मूला करवा रहा हूं, फॉर्मूले से घबराना नहीं है, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं कि के एफ की वैल्यू के बी से मैक्सिमम क्या होती है वो बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं के एफ के लिए थर्मोडायनेमिक फॉर्मूला क्या होता है, आर टी एफ की स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल एफ। अब यहां पर बच्चे कहेंगे एल एफ क्या है, आर का मतलब तो वही गैस कांस्टेंट है, आर का मतलब वही है गैस कांस्टेंट, टी एफ का मतलब क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, हिमांक बिंदु शुद्ध विलायक का, ये बात होगी। अब बात आती है कि सर एल एफ क्या है, एल एफ है बच्चों लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये फ्यूजन की टर्म यूज करते हैं सॉलिड की फॉर्म में, फॉर सॉलिड के लिए, है ना। तो हिडन एनर्जी जो होती है वो किसी भी लिक्विड के लिए सेम रहती है, चाहे वो हिडन एनर्जी है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, चाहे वो है लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। तो किसी भी लिक्विड के लिए हमेशा क्या होती है बच्चे, बात बता दूं, किसी भी लिक्विड के लिए अगर मैं बात करूं, लिक्विड की बात करूं सॉलिड की, ये जो हमने कन्वर्ट किया है ये बात कर रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हम फ्यूजन की बात कर रहे हैं, मतलब सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर हम सॉलिड में, जब कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसकी भी कोई ना कोई लेटेंट हीट होती है ना। जब कोई सॉलिड में कोई भी लिक्विड है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होता है या सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है तो कोई ना कोई लेटेंट हीट होती है। लेकिन जब लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है, जब लिक्विड जो है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है तब लेटेंट हीट ज्यादा लगती है। किसी भी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ओके, लेटेंट हीट की एनवायरमेंट ज्यादा होती है, इसका मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज वैल्यू ग्रेटर देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। लेटेंट हीट गैस में कन्वर्ट करते हैं, हम किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो हमें लेटेंट हीट ज्यादा देनी पड़ती है एज कंपेयर टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। गुप्त उष्मा की बात करें तो द्रव की गुप्त उष्मा
जब हम उसको गैस में बदलते हैं तो हमें ज्यादा देनी पड़ती है, और जबकि किसी लिक्विड को ठोस में बदलते हैं तब हमें इतनी गुप्त ऊष्मा नहीं देनी पड़ती फ्यूजन के लिए, है ना। तो सॉलिड का जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तब हिडन एनर्जी कम देनी पड़ती है। किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तब हिडन एनर्जी कम देनी पड़ती है। इट इज ए हिडन एनर्जी, गुप्त ऊष्मा कहते हैं इसे। और जबकि किसी लिक्विड को वाष्प में बदलते हैं तब हमें ज्यादा हिडन एनर्जी, गुप्त ऊष्मा देनी पड़ती है। उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, और इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी फ्यूजन की गुप्त ऊष्मा। ओके, ये बात होती है। तो ये बात बता दी मैंने कि लेटेंट हीट जो है ऑफ वेपराइजेशन इज ग्रेटर देन लेटेंट हीट, ये बच्चों एल कर लो इसको, ये एल है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। तो बच्चों जब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू ज्यादा आ गई एज कंपेयर टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो तुम खुद देखो यहां पर तुम फॉर्मूला में खुद देखो क्या है कि KB इज इक्वल टू एंड KF इज इक्वल टू, दोनों का कंपैरिजन करें। हमने इसका फॉर्मूला निकाला था RTF² अपॉन 1000 LF, है ना। इसका फॉर्मूला निकला था RTB² अपॉन में 1000 इंटू LV। यहां पर LV इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। LV की इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहां पर जो है KF के क्या है, LB जो है, LF जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ KF। यहां पर भी ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं बता रहा हूं कि LV की जो वैल्यू ज्यादा होती है, जब LV की वैल्यू ज्यादा तो KB की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होगी, और कंपैरेटिवली यहां पर LF की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है जितनी LV की वैल्यू ज्यादा है। तो एज कंपेयर बात करें तो KB की वैल्यू KF से क्या होगी बच्चों, KF से क्या होगी, KF से क्या होगी, कम होगी। ये हमने कंक्लूजन निकाल लिया बच्चों, सिंपल सी बात है। मेरा मेन मोटिव था कि KF की वैल्यू हमेशा ज्यादा क्यों होती है, ये समझाने का कारण था आपको। क्योंकि LV की वैल्यू ज्यादा होगी तो KB की वैल्यू डाउन आएगी, है ना। तो एज कंपेयर की बात करें, तो कंपैरिजन बात करें, कंपेयरली तुलनात्मक संबंध करें तो KF की वैल्यू KB से ज्यादा होती है। यानी हम बात करें मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट से ज्यादा होती है। यानी मोलर हिमांक बिंदु की बात करें, मोलर हिमांक अवनमन नियतांक बिंदु की बात करें, और मोलर हम बात करें मोलर उन्नयन स्थिरांक की बात करें, इसकी वैल्यू से ज्यादा होती है इसकी वैल्यू। मेरा मेन मोटिव था आपको जो मैंने लास्ट में करवाया, आप डरना मत, सिर्फ फॉर्मूले याद करो और उसमें बातें समझानी है कि KF की वैल्यू KB से ज्यादा क्यों होती है, वाई। तो मैंने थर्मोडायनेमिकली दो फॉर्मूले लिए, कंपैरिजन किया, आपको समझा दिया। सिंपल फॉर्मूले याद करने हैं, समझने हैं, कुछ नहीं करना। ये मैंने आपको KF और KF की वैल्यू बता दी। मैंने क्या बता दी, इसकी यूनिट बता दी, यूनिट ऑफ KF KMB एंड एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मैंने कंप्लीट करवाया बच्चों। कोई डाउट हो तो जल्दी बोलो फटाफट, फिर मैं क्लास का एंड करने जा रहा हूं। बच्चों कोई डाउट है क्या आपको, जल्दी बोलो फटाफट। ओके बच्चों, बाय बच्चों, मिलते हैं, आपका क्लास का टाइम भी हो रहा है। कल से 9:40 पर आ जाना। आज का लेक्चर आपका 9:45 पे शुरू हुआ है। कोई भी दिक्कत हो बताना मेरे को। कल से हम स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू करने जा रहे हैं, उसके बाद मैं कुछ ही दिनों में MOT भी शुरू कर दूंगा। MOT सिर्फ 6-7 लेक्चर की है, कंप्लीट MOT में नंबर बहुत बनते हैं आपके। MOT थोड़ी सी हार्ड पड़ती है, हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन कोई चिंता मत करना। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं, बाय बच्चों, थैंक यू, बाय।